हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, परफेक्शन आइस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो सीरीज़ के माध्यम से हम 50 डे की मेंस आंसर राइटिंग प्लानर सीरीज़ को चला रहे हैं और इस सीरीज़ में ये आज का छठा वीडियो है। और इसके पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में दिए गए टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ जो परफेक्शन आइस द्वारा चलाया जा रहा है उसमें जुड़ने के लिए भी आप नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यह वीडियो हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों ही माध्यम में है। पहला भाग हिंदी माध्यम में है और दूसरा भाग अंग्रेज़ी माध्यम में है। सो अंग्रेज़ी माध्यम के विद्यार्थी इसे आधे से देखें, आधे से फॉरवर्ड करके शुरू कर सकते हैं। तो चलिए आज के प्रश्न को शुरू करते हैं कि बिहार नियमित आधार पर बाढ़ और सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं का सामना करता रहा है। आपदा पूर्वानुमान और प्रबंधन से विज्ञान और प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका निभा सकते हैं, यानी कि हाउ कैन साइंस एंड टेक्नोलॉजी विज्ञान और प्रौद्योगिकी किस तरह से मिलकर जो बिहार में आपदा प्रबंधन को और सुगम और सुदृढ़ बना सकते हैं और बिहार को आपदाओं से बचा सकते हैं। यह आपके मुख्य आशय है प्रश्न का। उससे पूर्व आपको इस पर भी रोशनी डालनी होगी कि बिहार जो है वो नियमित रूप से बाढ़ और सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं का सामना करता रहा है, तो उसको कुछ आपको बताना अवश्य होगा। तो बिहार जो है वो देश का कह सकते हैं कि सबसे अधिक आपदा से प्रभावित और संभावित राज्यों में से एक है, क्योंकि यहाँ पर बाढ़, सूखा, भूकंप, आप देखेंगे कि उत्तर बिहार में हमेशा हर वर्ष बाढ़ आती है और दक्षिण बिहार में सूखा। तो एकमात्र शायद ऐसा राज्य होगा कि जहाँ दो अलग अलग भूभागों में उसी के अलग अलग समय में बाढ़ और सूखा, यानी कि बाढ़ और सुखाड़ को अल्टरनेट या हर समय एक एक करके उसे झेलना पड़ता है। उसके साथ साथ जो नेपाल में तराई क्षेत्र के रहने वाले की वजह से नेपाल के पास जो हलचलों से फिर इसके बाद भूकंप की भी समस्या होती है। उसके बाद जो क्योंकि ये बंगाल की खाड़ी में जो डिप्रेशंस होते रहते हैं उससे और चक्रवातों से यहाँ की समस्याएं बढ़ती हैं। फिर काल बैसाखी हो, लू हो, जब गर्मियों में लू चलती हैं, तो इस तरह की जो नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं, प्राकृतिक आपदाएं हैं, वो आती रहती हैं। तो इसके कुछ आंकड़े हम देंगे। तो बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि बिहार स्टेट मैनेजमेंट डिजास्टर अथॉरिटी ने ये बताया है कि उसके अनुसार जो कुल क्षेत्रफल का 94,160 वर्ग किलोमीटर में 68,000 जो किलोमीटर है, यानी कि बिहार का कुल क्षेत्रफल का 73% जो है वो बाढ़ के चपेट में रहता है, यानी कि 70% से ऊपर का जो क्षेत्र है वो बाढ़ की चपेट में रहता है। बिहार में बाढ़ से होने वाले वार्षिक नुकसान का अगर आकलन करेंगे तो ये है कुल वार्षिक जो कुल नुकसान होता है अलग अलग चीज़ों का, उसमें बाढ़ से केवल 40% के आसपास नुकसान होता है। भारत में बाढ़ से प्रभावित कुल आबादी का बिहार में केवल 22, यानी कि आप समझिए कि भारत भर में जितनी आबादी बाढ़ से प्रभावित होती है उसका केवल और केवल 22% हिस्सा तो केवल बिहार में ही है। बिहार के 28 जिले सर्वाधिक बाढ़ की आशंका वाले जिले हैं, यानी कि 38 में से 28 तो सर्वाधिक। दक्षिण और दक्षिण पश्चिम आदि सुरक्षित और ये अक्सर भयंकर सूखे की स्थिति आती है। तो आप पता ही है आपको कि जो पठारी क्षेत्र है उस पर सूखा होता है और जो हमारा ऊपर का क्षेत्र है वो तराई क्षेत्र, उस पर हमेशा बाढ़ की संभावना बनी रहती है, चाहे वो कोसी का क्षेत्र हो या चंपारण का क्षेत्र हो या फिर बीच का अलग क्षेत्र हो। उसके बाद तो बाढ़ और आने से क्या क्या पड़ना है, यानी कारण क्या होता है, तो उसमें आप देखेंगे कि हम उसे दो कारण में बांट सकते हैं, एक प्राकृतिक और दूसरा कि मैनमेड यानी कि मानव जनित। तो प्राकृतिक स्थिति बिहार की भौगोलिक स्थिति ही ऐसी है कि ऊपर में नेपाल है और नीचे इस तरह से जो हमने बनाया है कि हमारी सारी नदियाँ जो इस तरह से जाती हैं और नीचे का जो क्षेत्र है वो पठारी क्षेत्र है, तो उसकी जो है वो ऊंचाई लगभग ज़्यादा है और सारी नदियाँ इस तरह से पास होती हैं और नेपाल हमारा बॉर्डर है। नेपाल में कोई विशेष इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है इस तरह से और ख़ास करके सारी नदियों का उद्गम स्थल वहीं से है, तो वहाँ से पानी रोकने की संभावना उसके पास बिल्कुल नहीं होती। अब वो क्या करता है कि पानी के गेट छोड़ देते। तो बिहार में बाढ़ जो है वो एक खास करके मानसून के समय में एक कॉमन फेनोमेनन बन चुका है। ठीक उसी तरह जो पठारी क्षेत्र है वहाँ नदियाँ नहीं हैं और इस तरह का जियोलॉजिकल कंडीशंस हैं कि वहाँ सूखा हमेशा बना रहता है, क्योंकि एकमात्र सोन नदी है वो इस तरह से आती है, बाकी किसी भी एक शेष नदी में वहाँ ना वर्षा की स्थिति ऐसी होती है ना इस तरह की स्थिति है जहाँ पर पानी को ले जाया जा सके। तो इसकी भौगोलिक स्थिति एक तरह की ऐसी है। फिर जलवायु परिवर्तन से ये होता है कि जो मानसून का समय है उस समय में बदलाव हो जाता है, तो अलग अलग समय पर वर्षा, वृष्टि एवं चक्रवात आने से जो फसलों को काफ़ी नुकसान होता है, खासकर किसानों को इसका भारी जो है वो नुकसान उठाना पड़ता है।
नदियों को मार्ग बदलना, आपको पता है जो शिफ्टिंग कोर्स होता है, क्योंकि नदियाँ अपने साथ जो गाज लेकर आती हैं, उस गाज में आप देखेंगे कि पटना बिहार में एंटर करने के बाद उस जो नदियों का जो वेग है वो कम हो जाता है, क्योंकि वो अब जो हाइट है जिसको कहते हैं ग्रेजुअल डिफरेंस, वो कम हो जाता है। तो जितने तेज़ी से वो बिहार तक पहुंचती हैं, फिर आते आते वो धीरे हो जाती है। और ख़ास करके गंगा के क्षेत्र में देखेंगे तो जो फरक्का बैराज है बंगाल में, वो बैराज बनाने के बाद से जो गंगा में पानी का जो बहाव का स्तर है वो एक बिल्कुल ही निम्न हो गया है। तो वो जो अपने साथ गाज और मिट्टी लेकर आती हैं वो नीचे जम जाती है। तो नदी की गहराई जो है वो हमेशा, अगर आप उसको इस तरह से समझें, तो नदी की गहराई जो है वो कम हो जाती है और वो गाज जो है वो फटने लगता है। इस वजह से पानी उसमें नहीं अटक पाता, और जिससे क्या होता है कि पानी सामने से बहने के बजाय अपने दलों को छोड़कर इस तरह से सामने से बहने के बजाय ये अपनी सीमा को तोड़कर आगे बढ़ जाता है। और इस वजह से खास करके गंगा जैसी नदियों में या फिर और नदियाँ हो गई जो अपर वर्जिन से आती हैं, उन पर बाढ़ की समस्या बनी रहती है। गंगा हो, कोसी हो, अपने साथ साथ टनों का गाद लेकर आती हैं, और गाद के कारण क्या होता है कि नदी तल जो है वो ऊंचा हो जाने के कारण नदी का रास्ता जो है वो अस्त व्यस्त हो जाता है, और पानी सीधे बहने के समय अपनी सीमाओं को तोड़कर अगल बगल वाले क्षेत्रों में फैल जाता है, जिससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। और कोसी में इसी वजह से जो कोसी अंचल क्षेत्र है वहाँ पर अधिक से अधिक बाढ़ की समस्या होती हैं। तो ये थे प्राकृतिक कारण। अब मानव यानी कृत्रिम कारण क्या है? तो सबसे पहला है डिफॉरेस्टेशन, है कि वनों की कटाई। अब वनों की आप कटाई करेंगे तो पर्यावरण में असंतुलन हो जाएगा। जो इरेडिकेशन है, जो वहाँ पर ज़मीन, पेड़ जो है वो ज़मीन के सतह को पकड़ कर रखते हैं, तो इस तरह की चीज़ें जो है वो तलछट में वहाँ समस्याएं होती है। कृषि और मानव बस्ती के लिए क्या कर रहे हैं कि जैसे जैसे हमारी आबादी बढ़ रही है, हम क्या कर रहे हैं कि मिट्टी को ढीला कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर ह्यूमन हैबिटेशंस बना रहे हैं। तो वनों की कटाई के कारण से क्या होता है कि पेड़ जब कट जाते हैं तो वहाँ की मिट्टी जो है वो ढीली हो जाती है, जिससे नदी में तलछट की वृद्धि होती है, और यही नदी का अति प्रवाह आसान बना देता है और मिट्टी अपने साथ बहाव और कटाव करके ले जाता है, जिससे पानी रुक भी नहीं पाता और मिट्टी का कटाव भी होने लगता है। इसलिए वनों की कटाई जो है एक बहुत बड़ी समस्या बनते जा रही है। बढ़ती हुई आबादी को आपको मैनेज करके चलना होगा, अनइंटरप्टेड ग्रोथ आप नहीं कर सकते। और इसी वजह से जब जनसंख्या का दबाव होता है, देखेंगे कि भारत में जो कुल क्षेत्रफल है बिहार का, वो केवल मात्र 2.86% ही, यानी कि भारत के कुल क्षेत्र में बिहार का अगर क्षेत्रफल देखेंगे तो केवल और केवल 2.86% है। लेकिन जब आबादी देखेंगे तो 8.6% है। तो जाहिर सी बात है कि जनसंख्या घनत्व भी बहुत ज़्यादा है। इतनी जनसंख्या को रहने के लिए जगह भी चाहिए, और उसी वजह से क्या हो रहा है कि जो लोड पड़ रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी ऐसी जगहों पर भी ह्यूमन हैबिटेशंस बढ़ रहे हैं जहाँ पर वो जियोग्राफिकली संभव नहीं है। और इससे भी क्या हो रहा है कि बाढ़ और सुखाड़ का खतरा उन पर मंडराता रहता है। और जल प्रबंधन भी ठीक नहीं है, सीवेज सिस्टम ठीक नहीं है। खास करके ऐसे बाढ़ जो ड्रेनेज सिस्टम हो, सीवेज सिस्टम हो, हाल ही में आई हुई पटना की बाढ़ में आप देख सकते हैं कि मानव निर्मित कह सकते हैं, क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम चोक हो गया। ड्रेनेज सिस्टम की सफाई नहीं होती थी, फरक्का पर बराज बना दिए। फरक्का पर बराज बनाने से गंगा नदी का जो जल स्तर है वो बिल्कुल धीमा हो गया, और इससे क्या होता है कि पानी बंगाल से ना पास होकर इस तरह से पटना के अलग अलग क्षेत्रों में फैलने लगा। तो पानी को जिस तरह से सीधा सामने जाना चाहिए वो अपने तय सीमा से हटकर अलग अलग क्षेत्रों में बहता है। तो ये एक मानव निर्मित, खास करके जो फरक्का बराज है, बाद में उसे अवश्य ही खोल दिया, तो पानी को जो कृत्रिम रूप से उसकी जो जल धारा को रोकने का जो एक प्रयास है वो भी कहीं ना कहीं आगे चलकर जो है वो एक डिज़ास्टर का प्रॉब्लम बन सकता है। फिर अतिक्रमण, और इसी तरह से आगे आगे करके हम आगे इसमें क्या करें, तो इसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी किस तरह से इसका साथ दे सकते हैं वो देख लेते हैं। तो विज्ञान से हम अगर तत्पर रहेंगे, हमारे पास अच्छे वैज्ञानिक और टेक्नोलॉजी होंगी, तो हम उसका पूर्वानुमान लगा सकते हैं और उसकी तत्परता से उसके लिए कुछ अनुक्रियाएं कर सकते हैं, जिस अनुक्रियाएं से रिकवरी होगी और रिकवरी से फिर जो उसका हम आपदा का शमन कर सकते हैं। इस तरह से एक चक्र बनता है। तो तत्परता बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तत्परता बनाने के लिए हमारे पास चेतावनी प्रणाली, मॉक ड्रिल, प्रशिक्षण आदि को पढ़ाना है। विज्ञान से हम क्या कर सकते हैं? डेटा एनालिसिस कर सकते हैं, जो बिग डेटा की किन जगहों पर कितनी बाढ़ आती है, क्या जल स्तर रहता है, कितने समय पर आती हैं, वहाँ पर कितने लोग रहते हैं, किनका रिहेबिलिटेशन कराना है, किनको पुनर्वसन कराना है, ऊंची जगहें कितनी हैं, इस सब का अगर जानकारी आपको पहले से हो, या किस तरह की फसलें उगा सकती हैं, किन खेतों में पानी इस बार आया था तो अगले साल कितना आ सकता है, तो अलग अलग डेटा का स्टडी कर कर आपको ये अंदाज़ा हो सकता है कि आने वाली आपदा का स्वरूप कैसा हो सकता है, और उसके हिसाब से हम कुछ प्लानिंग अवश्य कर सकते हैं। सूचना और संचार
जो ICT टेक्नोलॉजी है उससे खास करके जैसे कि मौसम विभाग हो गया, IMD हो गया, इससे पहले ही जो पूर्वानुमान लगाया जाता है कि ये चक्रवात आने वाला है या डिप्रेशन बनने वाला है या अतिवृष्टि होने वाली है, भारी वृष्टि होने वाली है, इस तरह की चीज़ों का अनुमान लगाकर हम आगे अनुक्रियाएँ भी कर सकते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी से सुदूर संवेदन जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट होती है, ड्रोन का इस्तेमाल कर सकते हैं, रोबोट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और इस तरह से हम रिकवरी की तरफ कैसे बढ़ेंगे। तो ये आपदा के बाद जो की जाने वाली गतिविधियाँ हैं, तो रिहेबिलिटेशन, रिकवरी, अगर सबके डेटा आपके पास मैनेज हो, ऑलरेडी आपके पास आधार से लिंक हो, उनके बैंक अकाउंट से लिंक्ड हो, तो डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र किया जा सकता है, उनको वित्तीय सहायता दी जा सकती है, उनके डेटा अगर लिंक्ड हो तो उनको हॉस्पिटल में सहायता दी जा सकती है। तो एक ही बार सरकार एक ही जगह से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र से उन लोगों को टेक्नोलॉजी की मदद से सीधा सीधा सहायता मिल सकती है। इसके साथ साथ राशन में भी जो टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसमें भी इसका काम आ सकता है। तो इस तरह से टेक्नोलॉजी जो अपनी भूमिका निभा सकती है, ना कि आपदा को रोकने में बल्कि उससे लड़ने में भी और उसके बाद होने वाली रिकवरी में भी। अब देखेंगे इस प्रश्न का अंग्रेजी वर्जन। Bihar continues to experience natural disasters like floods and droughts on a regular basis. What role can science and technology play in disaster forecasting as well as management? So the question is divided into two basic parts. First is you have to sufficiate your point with the data, that is Bihar continues to experiences natural disasters and calamities. So you have to provide some important data regarding it. So what kind of calamities is happening, what are the areas, what are the scope, and secondly how science and technology can play two things. One is forecasting, another is management. So we'll start with the saying that Bihar is one of the most disaster prone states of India, because it is only a kind of states which is both prone to flood and as well as the drought in the most of the region because of its geographical locations as well as due to the climate change. So if you see the data, one of the Bihar, according to the Bihar State Disaster Management Authority (BSMA), that is out of 73% of the total area in Bihar is vulnerable to flood, which actually leads to 28 districts. 22% of the world population, that is the population of India. So Bharati population में according to the Indian population 22.1% is affected by the flood, and that belongs to Bihar. So out of Indian population, 22% of the flood producing population is from Bihar also. Bihar flooding annual damage contributes to about 30 to 40% of the flood damage in India. So if you take a national concept, so in the national context, 30 to 40% of all the flood related damage, it is of Bihar. Similarly, of all India population effectiveness, 22% of the people are from Bihar only. So Bihar is prone to the most disaster friendly or rather disaster cautious areas, especially in the southern and southwest of Bihar. It experiences a large scale severe drought conditions. Now what are the basic frequent reasons for the occurrence of this flood and drought? So it can be confined to two sectors. One is natural, another is man-made sector. So natural sector can be divided into three basic areas. That is due to first is the geographical location. The geographical locations of Bihar is such a way that it shifted between one in the south is the Chota Nagpur Plateau or the Ranchi Plateau, and another is at the Nepal Tarai. And since it is fixed in such a region, Nepal is also in the foothills, the Tarai regions, so it is also prone to the earthquake zone. Secondly, since it is the source of large number of rivers like this, originating large number of rivers which are actually the source from the Himalayan mountains, there is not much of infrastructure in Nepal to control the water of rivers, especially in the monsoon seasons, and that leads the huge amount of flow in the water, and especially in the northern region, which causes devastating floods, especially in the Kosi, Madhubani and Kosi Anchal regions, even in the Tirhut region also. Now, due to this presence or the higher in the plateau regions of the southern Bihar and southwest Bihar, there is none of the rivers, and due to only Son river is crossing this area, and there is a lack of river as well as the monsoonal conditions are such that there is a lack of scanty rainfall, and which causes this area to be a flood or to be a drought prone area. Similarly, the climate change. Due to the change in climate change, what is happening that the time and the specifics, especially of the monsoon, is getting changed. So time and duration of the monsoon is getting changed, which is not only creating the problem in the disaster regions,
but it is also creating a huge problem in the agricultural economy due to the rains and the sufferings of the areas. Now, what are the changing courses of the river? So we also know that due to the change in the course of river, because the rivers are actually carrying large number of sediments with them, and since they are carrying a large number of sediments with them, what happens when it reaches the Bihar, the gradual depth decreases, and especially due to the outcome of the contribution of the Farakka barrage in the Bengal, what is happening especially in the Gangetic region, that the flow of water decreases, and when the flow of water decreases, the amount of sediments that have been carried by the river settles down, and when it settles down, what exactly happens like this, if it is a cross section of the river, it fills the river, and then the water is only up to that level. So what happens, instead of water moving in this direction, water flows out of this. So if the river is flowing in that direction, so ideally the river should go in the direction of the river, but what happens, due to the sedimentation, the water of the follows in the lateral direction, causing flood in the most of the region, and one of these so-called sorrow of Bihar is the Kosi river, which is creating a large amount of problem, especially in the Kosi Anchal Kshetra. Now we'll move on to the man-made reasons. Man-made reasons are deforestation. Deforestation are not only creating the problem in the climate change and the rainfall, but also leading to the soil erosion of that particular area. Population pressure, due to the increase in population, it is leading to the deforestation, and when the population is also increasing, they are moving and shifting to these kind of areas which are actually not prone to human habitation, which are also prone to disaster management. But due to the increase in population, people are forced to settle in these disaster prone areas, and that is why they are vulnerable to disasters, and especially their agriculture fields, properties become, every year they get vulnerable due to the increase in the population, and they have to settle in that particular disaster prone areas. And if you see the kind of population, so Bihar accounts for only 2.86% of the area of India, but it accounts for near about 8.6% of the total Indian population, and that is why it has one of the highest population density in Indian states. Water mismanagement, to poor drainage system, poor sewage system, and recently the Patna flood was the result of such poor sewage system. There was a choking, there was uncleaning, unhygienic way, unscientific way of managing the sewage as well as the drainage system, which leads to the inefficient way and the removal of the water, especially the rainwaters and drainage water, which created an artificial flood, especially in the urban areas. Now encroachment is also a major reason. Now how science and technology can play important role. So first is, we have to be prepared. When it is prepared, then we need responses. When response is good, we can recover, and then it is a mitigation strategy. So this all three combined can lead to, so science and technology can work in two pressures. So one is, we have to work on the forecasting front, and another is the management front. So in the forecasting front, we need to be prepared and create like the drills, warning systems, training, etc. Now in science can play a role in analyzing the big data. What are the kind of disaster, what are their structure, what are their pattern, what are their severity, how they can be reformed, what are the recent trends, and then based on these trends, a new planning and strategy can be managed, especially the use of satellites like SCATSAT, PSLV-3. These can be used. Remote sensing satellites can also be used, like a use of ICT technology, IMD technology, Indian Meteorological Department forecasting technology, flood forecasting technology, weather difference forecasting technology, heavy rainfall forecasting technology can be used to study as well as mitigating, and important to make the public or make the state authorities prepared and forecasting the problem. Now basic responses can also be managed. So role of science and technology and responses will be remote sensing satellites and properly addressing the problem, and logistic management, how people can be logistically moved from one place to another place. Rehabilitation can also be done. Similarly, robots and drone can also be asked. Now what is based on the recovery? So if the problem has been done, people have been evacuated, now the process and comes to recovery. So recovery is done by using the popular IT methods, DBT methods, direct benefit transfer, cash transfer. If the Aadhaar cards and other cards have been linked to their bank accounts, their ration cards have been linked to their Aadhaar cards, proper list has been prepared, Ayushman cards. So these health, ration, economic services together can be given at a one go with the use of technology,
to further assist the people in the time of disaster. So all three process, that is, one is preparedness, then forecasting, and then recovering, can be done by the use of science and technology. First, by forecasting the method. Second, by using important and infrastructure for logistics, moving, and rehabilitation. And in third process, when the process has been done, when the disaster has moved out, then we have to recover the persons from these managements, and this can be done by using economic activities as well as other facilities from the company. So we have done this question. We'll meet you in the next question. Till then, stay home, stay safe.